लेट्स स्टार्ट विद सीवीएस फिजियोलॉजी। आज हमने जो बात करनी है एक्शन मेमोरी पोटेंशियल में बात करनी है। हमने कल जो लेक्चर था उसमें हमने रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता क्या है और एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल के अंदर कौन कौन सा आयन ट्रांसपोर्टर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और हाइपो और हाइपरक्लीमिया का रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है आपके पास। ठीक है। ये चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, उसी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ये आपके पास वो पोटेंशियल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपके पास बिल्कुल रेस्टिंग फेज के अंदर चल रहा होता है। ठीक है। उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं उनमें हमारे पास न्यूरॉन्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्केलेटल मसल के, एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में, इन सब की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास होती है -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। ये आपके पास हाईली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास आगे आते हैं एस ए नोड और ए बी नोड। इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास -75 मिलीवोल्ट है। ठीक है। आरबीसी तो आपके पास -20 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है। ये हमने वैल्यूज डिस्कस की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कि रेस्ट पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होती हैं, न्यूरॉन्स की, स्केलेटल मसल की, एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की, एसए नोड, एबी नोड या आरबीसी की। ठीक है। आगे आओ, कौन कौन से आइंस और ट्रांसपोर्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट कराने में। ठीक है। हमारे पास जो है आइंस हैं यहाँ पे वो आते हैं, एक आता है पोटेशियम आइन और एक आता है हमारे पास सोडियम आइन। ये दो हमारे पास आइंस हैं जो हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको जनरेट करा रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो मेजर आइन जिसको जनरेट कराता है वो कराता है पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम की हमारे पास कोई वैल्यू होती है -94 मिलीवोल्ट के इक्वल। ठीक है। और जो हमारे पास सोडियम है ये तकरीबन कोई +8 मिलीवोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको देख लो। हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर आते हैं वो आते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। इनकी भी सेम वैल्यू इसकी जितनी होगी जो इसकी है। ठीक है। उसके अलावा साथ आता है एक सोडियम लीकी चैनल। ठीक है। यहाँ पे भी इसकी सेम वही वैल्यू है। उसके बाद आता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है जो हमारे पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन को मूव करता है। मतलब नॉर्मली हमारे पास जो आयन मूव करते हैं वो करते हैं हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्ट काम करता है, ये लो से हाई पे मूव कराता है इसको। ठीक है। और ये यूज करता है एटीपी को। समझ लगी? ये उसके उल्ट काम करवाता है इसको। ठीक है। ये तीन हमारे पास ट्रांसपोर्टर थे। अब आगे आओ कि आपको कैसे हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है, किस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन से हमारे पास ये आगे चल रहा होता है। यहाँ पे वो चीज समझने वाली है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो ना, -94 मिलीवोल्ट प्लस या -94 मिलीवोल्ट -4 मिलीवोल्ट, ये हो गया आपके पास -98 मिलीवोल्ट। ठीक है। इसमें अगर आप +4 करो, +4 मिलीवोल्ट, सॉरी +8 मिलीवोल्ट, ये आपके पास करवाएगा -90 मिलीवोल्ट। ये वापस आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ले आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था -90। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही इनमें चेंज आएगा ना, इन सब में ये चेंज ऐसा आएगा कि इसने वापस इसको लेके आना रेस्टिंग फेज में। ठीक है। रेस्टिंग फेज में इसमें इसको वापस लेके आना है, ये चीज। अब आप समझो कि ये स्टार्ट कैसे होता है। हमारे पास ये समझ लो ये वाला सारा एक सेल है। ठीक है। इस सेल के अंदर हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर साथ होती है जीन। ठीक है। ये जीन हमारे पास इनकोड करती है प्रोटीन्स को। ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोटीन यहाँ पे इनकोड होती हैं, प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे हैं ये चैनल्स। ठीक है। हमारे पास ये जो जीन है इन चैनल्स को इनकोड करेगी, चैनल्स बनाएगी, वहां से हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट होगा। ठीक है। ये सारा काम होता है। एक यहाँ पे चीज और याद रखो, हमेशा ये माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, पता भी होगा आपको। सेल्स आर द बैग ऑफ पोटेशियम। ठीक है। हमारे पास जो अंदर पोटेशियम का लेवल है सेल के अंदर वो ज्यादा होता है। ठीक है। नॉर्मल जो पोटेशियम की वैल्यू सेल के अंदर वो है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। ठीक है। सोडियम की जो वैल्यू है वो इन साइड द सेल हमारे पास होती है 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। ठीक है। समझ आ गई आपको? बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। ये आपको, ये आपने जेन में रखनी है बात। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जब जीन जो थी आपने इसने इनको आपकी इसने इनकोड की प्रोटीन आपकी। ठीक है। जब प्रोटीन को इनकोड किया इसने, यहाँ पे पोटेशियम लीक हुआ बाहर। ठीक है। हमारे पास जो पोटेशियम लीकी चैनल है ये 100% परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए, सारा पोटेशियम इसमें से बाहर जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास
ये पॉजिटिव आयन जो है ये बाहर जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा, जब नेगेटिविटी सेल के अंदर ज्यादा होगी तो हमारे पास जो नेगेटिव फोर्स है ये अपने ऑपोजिट फोर्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी, जो हमारे पास जो जीन है वो इनकोड करेगी सोडियम लीकी चैनल को, ठीक है, प्रोटीन को। यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है वो बाहर से हमारे पास जो ऑपोजिट जो हमारे पास साइन है उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है उसका इन्फ्लक्स होगा अंदर की तरफ, ठीक है। ये +8 मिलीवोल्ट तक का सिर्फ होगा। वो क्यों? हमारे पास जो सोडियम चैनल है ना ये 100% परमेबल सोडियम के लिए नहीं है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ +8 मिलीवोल्ट जितना सोडियम हमारे पास अंदर आता है। यहाँ पे तो हमारे पास दोनों आयंस ऊपर नीचे आ गए, ठीक है। अब अगला काम जो है आयंस की करेक्शन करवाना है, वो करेक्शन करवाने का काम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है ये हमारे पास एटीपी को यूज करता है, एनर्जी को यूज करता है, और यहाँ पे मूव करवाएगा ये अंदर से, सॉरी बाहर से, जो है सोडियम, एक मिनट, ये ना एरो उल्ट बने हुए हैं। यहाँ से जो अंदर से पोटेशियम है, यहाँ पे अंदर ज्यादा ना, तो ये अंदर वाला पोटेशियम जो है इसको उसने अंदर रखना है, ठीक है। हमारे पास बाहर से पोटेशियम को लेके आएगा ये अंदर, ठीक है। अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको मूव करेगा। बाहर से हमारे पास पोटेशियम दो अंदर लेके आएगा और अंदर से तीन सोडियम को बाहर फेंकेगा, ठीक है। ये हमारे पास आयंस की करेक्शन कराता है। इसी तरह अगर हम इन तीनों को अगेन सॉल्व करें तो हमारा -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है दोबारा वापस आ जाता है हमारे पास। ये थी इसकी बेसिक हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, कि कैसे कैसे हमारे पास इसको हम जनरेट रख सकते हैं, ठीक है। अगला काम जो आपके पास है, जो हमने पढ़ा था, हमने एक और इसके साथ एक चीज को लिंक किया था कि अगर हाइपोकैलीमिया हो हमारे पास, पोटेशियम का लेवल हमारे पास ब्लड में कम हो, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास कैसा होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमने इसमें समझना है हाइपर पोलराइजेशन, और हमने समझना है हाइपोपोलराइजेशन, इन दो चीजों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जब भी हाइपोकैलीमिया होगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम होगा, हमारे पास सेल से पोटेशियम जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है, इफ्लक्स होगा पोटेशियम का, ठीक है। हमारे पास जब बाहर जाएगा पोटेशियम तो इनसाइड द सेल हमारे पास मोर नेगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो नॉर्मल रेस्टिंग में मेन पोटेंशियल था वो -90 मिलीवोल्ट का था, ठीक है। यहाँ पे ये हाइपर पोलराइज हो गया। हमारे पास यहाँ पे जो रेस्टिंग में मेन पोटेंशियल है ये -110 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है। अब रेस्टिंग में मेन पोटेंशियल हमारे पास हो गया यहाँ पे ज्यादा। अब इस जो ये जो ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल हुआ है, इसको हमारे पास थ्रेश होल्ड पे लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, हमें ज्यादा काम करवाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। इस वजह से इसके हाइपर पोलराइज होने की वजह से हमारे पास जो सेल्स हैं वो लेस एक्साइटेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो जनरेशन है एक्शन मेमोरी पोटेंशियल की, वो रिस्क उसका कम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास अगर आप जीआईटी के सेल्स की बात करो, वहां भी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, जो आपकी बाउल साउंड्स, आपके नॉर्मल बाउल जो है वो चल रही होती है, वहां पे आपके पास, वहां पे होता ही है कि आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम होती है, आपके पास वहां पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा होता। आपके पास बॉडी एक कंडीशन में चली जाती है जिसको आप कहते हो पैरालिटिक आईएस, ठीक है। पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपको आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन से डायरी है, ठीक है। 2-3 दिन से डायरी है वो तो मुझे था, अभी कल परसों से मेरा जो पेट है ना वो ऐसे जैसे फूलना शुरू हो गया, मेरा पेट भरा भरा महसूस होना मुझे शुरू हो गया। वो क्यों होता है, ठीक है। वो बेसिकली होता है इस वजह से कि आपकी जो गट है वो पैरालिटिक आइलिस में गई होती है हाइपोकेलीमिया की वजह से, ठीक है। आपका वहां पे जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो रहा होता, जिसने आगे आपके बाउल साउंड जो है वो जनरेट करनी होती है, आपकी जो बाउल्स हैं वो उनको आपका नॉर्मल रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सेसिव एयर और फ्लूइड जो है यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास अब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू हो जाएगी और वीकनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास डायरिया में कॉमन है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे जिसका कोई थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ना वो -75 के अराउंड आ जाता है, ठीक है। ये सिर्फ हाइपोकैलीमिया का इफेक्ट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हाइपर और हाइपोपोलराइज को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल क्लिनिकल पॉइंट जो ये था वो मैंने आपको साथ बता दिया कि अगर आपको कभी क्लिनिकली ऐसे भी आगे बताए तो आपने वहां पे क्या करना है, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। आगे हाइपरक्लीमिया का क्या इफेक्ट है, ये इसके ना उल्ट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास ब्लड में पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसका इफ्लक्स होगा कम, सेल के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। आपके पास जो रेस्टिंग आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हाइपोपोलराइज हुआ, ठीक है।
अब ये हमारे पास इसको थ्रेश होल्ड पे लेके जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे सेल बहुत ज्यादा एक्साइटेबल होते हैं, बार बार एक्शन में पोटेंशियल जनरेट होने का रिस्क होता है। इसकी वजह से हमारे पास सामने आती है वीकनेस। ठीक है। फिर एक चीज हमने डिस्कस की यहाँ पे कि हाइपरकलीमिया की कॉजेज कौन कौन सी हैं। ठीक है। हाइपोकलीमिया के केस में जो कॉजेज है हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम इनटेक सबसे पहले कम हो सकती है, इंसुलिन की वजह से हमारे पास हो सकती है। इंसुलिन की वजह से क्यों? इंसुलिन हमारे पास जो पोटेशियम है इसको सेल के अंदर लेके जाती है। ठीक है। जब हमारे पास ब्लड से इंसुलिन सेल के अंदर पोटेशियम को लेके जाएगी तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होगा। ठीक है। इस वजह से हमारे पास वहां पे हाइपोकलीमिया आ जाता है सामने। ठीक है। अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम हमारे पास ये होती है, लेट से आप कोई कैदी जेल में, ठीक है, उसको 3 4 दिन से खाना नहीं मिला। ठीक है। आप जब वो जेल से 3 4 दिन बाद रिहा हुआ, ठीक है, उसको अचानक से आपने खाना दिया, आपने उसको कोई मटन वगैरह की चीजें उसके सामने रखी, ठीक है, कोई खजूरें वगैरह ऐसी चीजें आपने सामने रखी, ठीक है, उसने अचानक से वो चीजें खानी शुरू हुई। ठीक है। मसला वहां पे ये होता है कि आपके पास जब वो अचानक से खाना शुरू करता है उसकी इंसुलिन होती है रिलीज। ठीक है। बॉडी में, क्योंकि वो मीठी चीजें जब शुरू करता है ग्लूकोज वहां पे बॉडी में जाती है, सेंस होती है, इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब जब इंसुलिन रिलीज होती है ना, अगला काम जो होता है वहां पे वो ये होता है कि आपका इंसुलिन जो है ना, वो आपका फर्दर जो है पोटेशियम इसको आपके सेल के अंदर लेके जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। उस वजह से बॉडी में होता है हाइपोक्लीमिया। इस वजह से पेशेंट जो है हाइपर और हाइपोक्लीमिया दोनों हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया करा सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको अरिथमिया से बचाने के लिए ये चीज उसको गाइड करना है कि आपने जब भी कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद अगर कोई चीज खाता पीता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता खाया करे। ठीक है। फौरी नहीं खाना। अचानक से अगर वो खाना शुरू करेगा तो उसका ये सारा कुछ जो है इस तरह का चांस के सामने आ जाएगा, वो अचानक से वो गिरना शुरू हो जाएगा उसकी इंसुलिन रिलीज होने की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं कि फास्टिंग के बाद आराम आराम से खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे डायरेटिक्स, हमारे पास जितनी भी डायरेटिक्स हैं सिवाय पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के, सारी की सारी हमारे पास हाइपोक्लीमिया कराती हैं। ठीक है। इसकी जो हमारे पास मैकेनिज्म एक्शन है ये आपको मैं रीनल पैथोलॉजी में समझाऊंगा, फार्माकोलॉजी में। ठीक है। आगे आगे डायरिया। डायरिया के अंदर भी आपके पास रीनल लॉस होता है पोटेशियम का। ठीक है। उसके अलावा साथ साथ आपके जो आपको जो स्टूल्स बार बार एपिसोड्स आ रहे होते हैं उसके अंदर भी पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है। ठीक है। उस वजह से भी हाइपोकलीमिया होता है। हाइपरकलीमिया आपके पास रीनल फेलियर में ज्यादा कॉमन है। रीनल फेलियर में आपका जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है। इस वजह से वहां पे ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके साथ आपके पास पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स हैं, ये आपके पास हाइपरकलीमिया कराती हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। जो कल हमने सारा पढ़ा था वो आपको मैंने सारा एक बार रिवाइज करा दिया। किसी को किस चीज की यहाँ पे समझ ना आई हो मुझे बता दे, फिर मैं आगे इसको शुरू करता हूँ। मेन जो एक्शन पोटेंशियल है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो मैं अभी शुरू करता हूँ। समझ आइए सबको? जी। कोई पॉइंट किसी का मिस तो नहीं है? सर ओके। ये लेक्चर मुझे सेंड कर दें। ये जो लेक्चर है ना, ये प्री कल वाला। लेक्चर कल वाला ही सारा आज मैंने वही आपको दोबारा बता दिए। ठीक है। वो कल वाला जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड होके सेव नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिए इसी में। ठीक है। ये फिर इसकी आप रिकॉर्डिंग दोबारा ले लेना मेरे से। ठीक है। आज ठीक है, हम थैंक यू। आज हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल। अभी हमने बेसिकली हमारा ये चल रहा है सीवीएस फिजियोलॉजी का टॉपिक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम न्यूरॉन्स स्केलेटल मसल के एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है। आप इसको अगर समझ लोगे न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल के, आपको एसए नोड, एवी नोड या एटियो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के दोनों के आपको जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल है वो इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है। इसलिए पहले इसको आपने गौर से समझना है, फिर अगले आपको मैं आराम से समझा देता हूँ। ठीक है। समझ लो आपके पास, लेट्स सपोज ये है एक सेल। ठीक है। अगर कोई नोट कर रहा है इस लेक्चर को तो जैसे जैसे मैं कोई कलर यूज करूंगा आपने उसी तरह यूज करने हैं। आपको इससे ना आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या हो रहा है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास आपको मैंने बताया था न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल्स का जो एक्शन मेमोरी रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है वो क्या है आपके पास, उसकी वैल्यू है -90 मिली वोल्ट। ठीक है। नजर आ रहा है ना सबको सही? अब यहाँ पे हमारा जो -90 मिली वोल्ट है
ये हमारा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। अब होता ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास एक चैनल ओपन होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेशर गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है। पोटेशियम गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है। इससे होता ये है हमारे पास सेल के अंदर बाहर से सोडियम जो है अंदर मूव करता है। ठीक है। सोडियम जो है वो अंदर मूव करता है। इसकी वजह से हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये आगे से चेंज होता है किसमें, -75 मिली वोल्ट। ठीक है। इसको हम आगे जो नाम देते हैं वो हम देते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल का। ठीक है। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल का ये हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने से पहले का पोटेंशियल होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई तो आगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होना ही होगा। ठीक है। इसको हम इस तरह लिखते हैं स्पेलिंग्स में। ठीक है। थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब यहाँ से अगला काम जो है वो होता है हमारे पास एक और आगे से चैनल खुलता है। ठीक है। ये हमारे पास जो चैनल है इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है। हमारे पास यहाँ से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल दोबारा से ओपन होते हैं। ठीक है। ये अगेन इन्फ्लक्स कराते हैं किसका, सोडियम का। ठीक है। जैसे जैसे बाहर से हमारे पास पॉजिटिव आयन अंदर आता जाएगा तो आप ये साथ साथ देखते जा रहे हो कि नेगेटिविटी हमारे पास कम होनी शुरू हो गई है। ठीक है। पहले -90 थी, फिर -75 रहेगी। ठीक है। अब ये सोडियम करेगा क्या, पहले तो इस थ्रेश होल्ड पोटेंशियल को चेंज करवाएगा। पॉजिटिविटी में ये बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगा, +0 के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन को हम यहाँ पे कहते हैं कि हम इसने यहाँ पे करवा दिया डीपोलराइजेशन। ठीक है। मतलब कि बिल्कुल ही ऑपोजिट पॉजिटिव पे ले आया इसको, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है। एक तो इसने ये काम करा दिए, इसका और भी इन्फ्लक्स होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और जो और इन्फ्लक्स होगा वो इस पोटेशियम, ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको ये चेंज करवा देगा +32 मिली वोल्ट के अराउंड। ठीक है। हमारे पास पॉजिटिविटी अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, ये फोर्थ स्टेप है, इसको हम नाम देंगे रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। हमारे पास जो डीपोलराइज हुआ था, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, मतलब माइनस से पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। अब अगला काम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है, ये आप देखो यहाँ पे आगे हमारे पास खुलेंगे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ठीक है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है। ये हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास ये पोटेशियम को, इसका पोटेशियम का इफ्लक्स कराएंगे। ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा। ठीक है। जो पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो अगला आपको मैंने पहले बताया था कि जो पोटेशियम है हमारे पास ये 100% परमिएबल होता है। ठीक है। हमारे पास जो सोडियम है देखो ये दो बार इसका खुला चैनल तो हमारे पास यहाँ पे +32 मिली वोल्ट की इक्वल वैल्यू है। ठीक है। लेकिन पोटेशियम हमारे पास है 100% परमिएबल। ठीक है। यहाँ से जो पोटेशियम निकलेगा ये हमारे पास डायरेक्टली दोबारा क्या करेगा, हमारे पास ये -90 मिली वोल्ट पे वापस ले आएगा इसको। ठीक है। इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है। दोबारा उसी चीज पे ये वापस आ गया। ठीक है। एंड पे हमारे पास एक है और ट्रांसपोर्टर। ठीक है। ये हमारे पास है कुछ इस तरह से, ये इसका नाम है आगे पे आपको मैंने लिखवाया सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है। एटीपी का यूज करेगा, 3 सोडियम आउट करेगा, 2 पोटेशियम को इन करवाएगा। ठीक है। ये बेसिकली कराएगा क्योंकि हमारे पास देखो ये आयन भी अंदर आया, ये आयन भी अंदर आया, ये आयन भी बाहर गया। ठीक है। अब
इसका जो वापस इसकी करेक्शन करानी, क्योंकि देखो वापस तो ये आ गया, रीपोलराइज तो हो गया, ठीक है, लेकिन इन आयंस की जो करेक्शन करानी है वो ऐसे कराएगा कि 3 सोडियम बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम अंदर करेगा, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इस स्टेप को हम कहते हैं, 6 स्टेप को, करेक्शन ऑफ आयोनिक इम्बैलेंस, ठीक है। यहां से वापस आपके पास ये आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वापस रेस्टिंग फेज में आ जाता है। ये आपके पास टोटल सारी वैल्यू है। स्टार्ट हुई है आपके पास -90 मिलीवोल्ट से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, ठीक है। सोडियम आपका अंदर आया प्रेशर गेटिंग सोडियम चैनल से, ठीक है, आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रीच किया इसने, ठीक है। अगला काम जो था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपके पास खुले, ठीक है। ये भी अंदर सोडियम को इन्फ्लक्स इनका हुआ जब, तो पहले ये डीपोलराइज हुआ, फिर हमारा जो वैल्यू थी वो रिवर्स हो गई, बिल्कुल रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो +32 मिलीवोल्ट के राउंड गई, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले, ठीक है। इन्होंने इसको बिल्कुल ही 100% परमेबल थे, तो पोटेशियम सारा जो पॉजिटिविटी थी वो इन्होंने बाहर निकाली, वापस सेल जो हमारा डीपोलराइज हुआ, ठीक है। अगेन हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, इसने यहाँ पे आके आयनिक करेक्शन करा दी। ये आपके पास टोटल था एक्शन मेमोरी पोटेंशियल न्यूरॉन और स्केलेटल मसल का, ऐसे से ही चलता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है ना, जितने भी एक्शन पोटेंशियल है ना आपके पास, ठीक है, एवी नोड का, एसए नोड का, एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का, तकरीबन सारे के सारे सेम है, ठीक है। ऐसे की इसी तरह ही करते हैं, बस उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर चेंज होंगे या उसमें कोई एक दो स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, वरना आपके सारे के सारे एक्शन मेमोरी पोटेंशियल सारे के सारे सेम है। इसी तरह ही आपका काम होना है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे एक्शन मेमोरी पोटेंशियल की, एसए नोड में, एवी नोड में, एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में, ठीक है। इन सब में हम आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हम एक्शन में मेमोरी पोटेंशियल समझ क्यों रहे हैं, इसकी आपको एसेंस में आपको समझाऊं। ये हम समझ इसलिए रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ ये हम समझेंगे, इसके बाद हमने ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझनी है इनकी, ठीक है। उसके अंदर हमें पता लगेगा कि हमारी जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको एंटी अरिथमिक ड्रग्स समझाने के लिए मैं सात एक्शन में मेमोरी पोटेंशियल सारा इतना डिटेल समझा रहा हूँ कि आपको उनकी सारी की सारी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको समझ आ जाएगा। कुछ एक मेरे पास निमोनिक भी मैंने बनाया है, ठीक है। उस निमोनिक से आपको वो भी पता लगेगा कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट करनी है, ठीक है। समझ लगी सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब सर ये देखो, जब पहले ही स्टेबल है तो सोडियम एंटर क्यों होता है अंदर? क्या चीज? आयनिक बॉन्ड जब से पहले ही बैलेंस है तो ये सोडियम एंटर क्यों होता है? तो ना, अब आपको कोई ना कोई बॉडी को, न्यूरॉन्स को कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। जब स्टिमुलस मिलेगा तो एक्शन में पोटेंशियल जनरेट होगा, तो आगे स्टिमुलस काम करेगा ना। समझ लगी आपको? सही। देखो, आपको कोई भी ब्रेन को जो मैसेज मिलता है हम्म। आपके न्यूरॉन से मैसेज जाता है ना, ठीक है। वो मैसेज ऐसे ही जाएगा कि आपका हर सेल में एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा, आगे आगे जनरेट होता जाएगा और आपको मैसेज पहुंचता जाएगा, ठीक है। इस तरह ही बेसिकली काम होता है। अभी मैं आपको ये एवी नोड एस नोड को समझाता हूँ ना, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे मिल जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जी। जनरेशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एसए नोड एंड एवी नोड, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। हमारे पास ये जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल है ना दोनों का, ये तकरीबन सेम है, बिल्कुल ही सेम है, कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। इस वजह से इनको मैं एक ही सेल में आपको समझा दूंगा। इसी तरह ही सेम एट्रिया और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो है ना, इनका भी एक्शन मेमोरी पोटेंशियल तकरीबन दोनों का एक तरह का सेम है, ठीक है। हम उनको भी एक ही सेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथ ना, जनरेशन ऑफ एक्शन मेमोरी पोटेंशियल इन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, ये भी साथ ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास है एक पहला सेल, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बड़ा बना देता हूँ तो समझ सबको, ठीक है। ये एक सेल ये आ गया, ठीक है, ऐसे नोड एबी नोड का,
एक सेल आपके पास आ गया एट्रियो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एस ए और नोड और ए बी नोड का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -75 मिली वोल्ट का। ठीक है, ये आपके पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, आपके पास आपके पास साइनो एट्रियल नोड है ना, इसको स्टिमुलस ऑटोमेटिक बॉडी से मिल रहा होता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, इस वजह से इसको ऑटोमेटिक ही स्टिमुलस मिलता है। हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होते हैं ऑटोमेटिक सोडियम लीक चैनल खुलते हैं। ठीक है, वो चैनल मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, ये चैनल खुला, अंदर हमारे पास सोडियम मूव किया। ठीक है, हमारे पास जो इसका एस ए नोड का थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है वो कितना है, वो हमारे पास है -60 मिली वोल्ट के अराउंड। ठीक है, इसने आगे क्या काम करा है, इसने इसको थ्रेश होल्ड पे पहुंचा दिया। ठीक है, अगला काम जो आया वो किया वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ने। ठीक है, ये यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो हैं ये ओपन होते हैं। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम आयन अंदर आया। ठीक है, इसने एक तो इसको करवाया सबसे पहले डीपोलराइज। ठीक है, उसके साथ साथ इसने अगला काम करवाया, इसने अगला काम करवा दिया इसको रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, इसने आगे उसकी रिवर्सल करा दी। ठीक है, कैल्शियम आयन ने वहां पे सोडियम कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का कर रहा है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा फर्क है कि कौन कौन से चैनल कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हुई डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर नंबर 4 पे हुई रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अगला काम जो सारे एक्शन में पोटेंशियल में जो काम सेम है ना, वो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का। इसने हमेशा रिपोलराइजेशन हर एक में करानी है। ठीक है, हमारे पास आगे जो चैनल्स खुलेंगे वो खुलेंगे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ये आगे मैंने लिखा था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास जब पोटेशियम जाएगा बाहर को, ठीक है, तो अगेन ये 100% परमिएबल है, तो ये वापस इसको ले आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। ठीक है, ये इसको करवा देगा रीपोलराइज, दोबारा करा देगा। ठीक है, ये इसकी दोबारा रीपोलराइजेशन करा देगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे करेक्शन होनी है, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा आयन यूज हुआ है, सोडियम और कैल्शियम और साथ पोटेशियम भी। ठीक है, अब इन सबको इनका आयन करेक्शन कराने के लिए, आयनिक इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांसपोर्टर हैं। एक है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कैल्शियम को निकालेगा ये बाहर। ठीक है, सोडियम को भेजेगा अंदर। ठीक है, कैल्शियम को बाहर निकालेगा और सोडियम को अंदर भेजेगा। इसको हम नाम देते हैं सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, और अगेन हमारा जो एक मेन जो था ट्रांसपोर्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम भी यूज हुआ है, तो इसका भी आयनिक इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ये करेगा दो पोटेशियम अंदर और एक दो 3 सोडियम बाहर। ठीक है, ये हमारे पास आगे काम करके नंबर 6 पे क्या कराएगा, करेक्शन ऑफ आयोनिक इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास है एस ए नोड और ए बी नोड का एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेश होल्ड रेसिम मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ 75 से थ्रेश होल्ड पे गया, डीपोलराइज हुआ, रिवर्सल हुआ पोलराइजेशन का, रीपोलराइज हुआ
और अगेन करेक्शन नहीं आने के इम्बैलेंस की। ठीक है, इस तरह आपका एस ए नोड एवी नोड का एक्शन मोमेंट पोटेंशियल काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, समझ आई ना सबको? इजी इजी सी बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है, वही सारे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, बस आपके पास यहाँ पे चैनल जो है वो चेंज हुए हैं और आयन कुछ चेंज हुए हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आगे जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, इसमें तो दो स्टेप्स ऐड होते हैं न्यू, वो आपने समझने हैं। ठीक है, वो मेन समझने वाले हैं। देखो, होता ही है आपके पास यहाँ पे जो आपके पास वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है ना, इनके दरमियान में आपके पास होते हैं गैप जंक्शंस। ठीक है, इन दो सेल्स के दरमियान। ठीक है, आपकी जितनी भी मायोकार्डियम एंटीवेंट्रिकुलर मायोकार्डियम सब आपस में से साथ जुड़ी होती हैं, उनमें क्या होते हैं, गैप जंक्शंस। ठीक है, आपके पास जो यहाँ से आयन से कौन कौन से, सोडियम और कैल्शियम, ये आपके पास गैप जंक्शन से आएंगे इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में। ठीक है, ये दोनों जब आएंगे, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ का था -90 मिली वोल्ट। ठीक है, जब ये यहाँ पे आए, इन्होंने अगला काम क्या कराया, ये इन्होंने अगला काम करा दिया इसको -75 मिली वोल्ट पे लेके आए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका एक्टिव करा दिया। ठीक है, अगला काम जो है यहाँ पे वो होता है, यहाँ पे चैनल खुलते हैं कौन से, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोडियम जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, आपके पास सोडियम जो है करवाएगा पहले तो इसको डीपोलराइज। ठीक है, फिर इसको करवाएगा इसका रिवर्सल, रिवर्सल कराएगा इसका +32 मिली वोल्ट पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसने क्या कराया, डीपोलराइज। नंबर 4 पे कराया इसने रिवर्सल। यहाँ पे ना एक और नया स्टेप आता है आपके पास, दो स्टेप्स न्यू आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना आपके पास एक चैनल खुलता है, या अभी तक जो बुक्स कहती हैं यहाँ तो वो क्लोराइड का खुलता है, यहाँ वो खुलता है पोटेशियम का। ठीक है, यहाँ पे जो चैनल खुलता है ना, ये इसको लेके जाता है +28 मिली वोल्ट पे। ठीक है, +28 मिली वोल्ट पे लेके जाता है, इसको हम नाम देते हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है क्या, डिप का। ठीक है, ये आपके पास जो एक स्टेप है इसमें चैनल खुलता है। ठीक है, इसको दोबारा ये थोड़ा सा इस तरह से ये मूव करवाता है। ठीक है, अब जो आपके पास जो डिप है ना, इसका जो मतलब है वो है डिलेड या आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम इस तरह भी कहते हैं, डिलेड या आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हमारे पास एक डिप सा आता है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक्शन पोटेंशियल के बाद। ठीक है, ये हमारे पास या तो होता है पोटेशियम चैनल की वजह से, या होता है हमारे पास क्लोराइड की वजह से। ये क्लोराइड है, कैल्शियम नहीं है। ठीक है, ये एक हमारे पास यहाँ पे डिप यहाँ पे आता है, इसको डिप ही बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज जो यहाँ पे आती है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने सुनी भी होगी पहले, वो आती है प्लेटू फेज। प्लेट्यू फेज जो है आपके पास नंबर 6 पे, वो आपके पास क्यों आती है कि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है, इकट्ठे ही बाहर अंदर मूव करते रहते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, कैल्शियम के दो आयंस इकट्ठे अंदर आते हैं। ठीक है, दो ही पोटेशियम हमारे पास बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देखो दोबारा से, जो प्लेट्यू फेज है ना, इसमें होता ये है हमारे पास, प्लेट्यू फेज हमारे पास बेसिकली होती क्या है, यहाँ पे दो चैनल्स ना इकट्ठे खुल जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम का भी और पोटेशियम का भी। अब कैल्शियम ने जब भी अंदर आना ना, कैल्शियम 2+ आयन अपने साथ लेके आता है, मतलब दो आयन लेके आता है साथ। ठीक है, दो, एक कैल्शियम अंदर आएगा अपने दो आयन लेके, और दो पोटेशियम बाहर जा रहे होंगे। ठीक है, सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, जब ये एक टाइम पे काम हो रहा होगा, यहाँ पे ना तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ना ये वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये प्लेटिव फेज जो है, इसमें वैल्यू आपके पास रहती है नॉर्मल।
ठीक है। ये एक प्लेटिव फेज आपके पास एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में चल रही होती है। ठीक है। इसकी जब आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा ना आपको, उससे ग्राफ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा प्लेटिव फेज क्या है। ठीक है। आगे वही सेम हमारे स्टेप्स हैं दोबारा। ठीक है। इसको हमने अगेन करवाना है रीपोलराइज। रीपोलराइज आपको कौन सा करवाता है ट्रांसपोर्टर, याद रखो पोटेशियम। ठीक है। हमेशा आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेंगे, पोटेशियम अंदर आएगा, सेल क्या होगा, रीपोलराइज। ठीक है। सेल होगा रीपोलराइज। ठीक है। और अगला काम जो है वो होगा यहाँ पे, अगेन इसकी जो वैल्यू है -90 मिली वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। अगला काम जो नंबर 8 पे है वो होगा करेक्शन आयनिक इम्बैलेंस का। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास खुलेंगे पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम और सोडियम का चैनल। ठीक है। हमारे पास जो कैल्शियम है वो बाहर जा रहा होगा, ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा होगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। ठीक है। और एक हमारे पास वही ट्रांसपोर्टर है जो क्या करता है, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ठीक है। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम सेल के अंदर। ठीक है। ये आपके पास जो चीज है ये करवाती है करेक्शन ऑफ आयोनिक इम्बैलेंस की। ठीक है। जो आपका आयोनिक इम्बैलेंस हुआ होता है उसकी करेक्शन करा देती है। ठीक है। ये आपके पास है टोटल एक्शन मेमोरी पोटेंशियल मायोकार्डियम का, एसए नोड का, एवी नोड का, न्यूरॉन्स का और स्केलेटल मसल का। ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है। अभी आपको समझ आई है कि एक बार सेल ने रेस्टिंग से जाना है थ्रेशोल्ड में, थ्रेशोल्ड से जाना है इसने डीपोलराइज होना है दोबारा, फिर रिवर्सल होनी है पोलराइजेशन की, फिर रीपोलराइजेशन होनी है, फिर एंड पे होनी है करेक्शन। ठीक है। ये आपके सारे स्टेप पूरे होने चाहिए। समझ आइए आपको। जी सर। ठीक है। आगे बात जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, बस इसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने के बाद इसको खत्म करते हैं। आप लोग जरा कंफ्यूज ना हो, अभी तक इसको यहीं पे रखते हैं हम। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबी, पहले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे एंड एबी नोड। यहाँ पे एट्रियल वेंटिकुलर मायोकार्डियम की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। देखो, यहाँ से आपको समझ आएगा। इधर मैं ना सारी वैल्यूज पहले साथ लिखता हूँ। -90 मिली वोल्ट। ठीक है। उसके बाद ये गया -75 मिली वोल्ट पे। ठीक है। उसके बाद ये गया बिल्कुल 0 मिली वोल्ट पे। ठीक है। उसके बाद गया ये 28 मिली वोल्ट पे। ठीक है। फिर गया ये 32 मिली वोल्ट पे। ठीक है। समझ आइए आपको। अब देखो, ये जो आपके पास यहाँ पे लाइन बन रही है ना, ये सारी ये ऊपर तक, ठीक है, ये बन रही है लाइन किसकी, ये बन रही है आपके पास ये बन रही है आपके पास डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन की। ठीक है। ये आपके पास हो रही है डीपोलराइजेशन। ठीक है। पहले आया थ्रेशोल्ड। ठीक है। थ्रेशोल्ड के बाद वो जो सारी की सारी चीजें आने के बाद ये हुआ सारे का सारा डीपोलराइज ऊपर तक। ठीक है। अगला काम हुआ, अगला जो काम यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, यहाँ पे आया क्या, डिप, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला डिप आया। ठीक है। इस डिप को हमने नाम दे दिया इसका फेज 1 का, इसको फेज 1 का नाम दे दिया। ठीक है। इसको हमने फेज 0 का नाम दे दिया। ठीक है। डिप आया। ठीक है। अगली चीज आई इसके बाद प्लेट्यू फेज। एक मिनट में जरा सही करके बनाना। ये आई अगले आपके पास आई प्लेट्यू फेज। ठीक है। प्लेट्यू फेज आपके पास बनती है कोई इतनी को। ठीक है। इसमें आपके पास ना तो डीपोलराइजेशन हो रही होती है ना रिपोलराइजेशन हो रही होती है, कोई आपके पास करंट ऊपर नीचे नहीं हो रही होती। ये थोड़ी देर आपका बिल्कुल ये सीधा चलता है, इसको आप नाम दे देते हो फेज 2 का। ठीक है। उसके बाद होती है आपके पास अगेन रीपोलराइजेशन। ठीक है। वो आपके करते हैं पोटेशियम चैनल्स। ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगी अगेन आगे रीपोलराइजेशन वापस। ठीक है। अब जो रीपोलराइजेशन है इसको आप नाम देते हो फेज 3 का। ठीक है।
और जो अगली चीज है इसके बाद अगेन नंबर 4 पे, वो है आपके पास आयनिक इम्बैलेंस का करेक्शन। ठीक है, इसको आप नाम दे दोगे फेज 4 का। ठीक है, इस तरह आपके पास सारा एक्शन मोमेंट पोटेंशियल आपका चल रहा होता है। ठीक है, अब समझ आइए सबको, ये क्या क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको ना फेजेस में नीचे लिखवाता हूँ अलग से। देखो, फेज 0 हमारे पास थी फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारे पास फेज, कौन सी आ गई, फेज 1। ठीक है, फेज 1 में हमारे पास क्या चीज हुई, डिप। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिप हुई। ठीक है, डिप हमारे पास होती है, इन्फ्लक्स होता है हमारे पास या तो क्लोराइड का, या हमारे पास इफ्लक्स होता है इसमें पोटेशियम आयन का। ठीक है, फेज 1 भी आपको समझ आ गई। अगली चीज आई फेज 2। ठीक है, फेज 2 आपके पास सामने चीज जो थी वो थी प्लेट्यू फेज। ठीक है, इसमें आपके पास ना तो कोई करंट कम होती है ना करंट ज्यादा होती है। ठीक है, आपके पास इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का, और साथ में ईफ्लक्स होता है आपके पास पोटेशियम का। ठीक है, लेकिन इक्वल चार्ज में। ठीक है, बट इन इक्वल चार्ज, उतने ही कैल्शियम अंदर आ रहे होते हैं, उतने ही पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, अगली चीज आ गई फेज 3। फेज 3 किसकी है, यहाँ पे क्या होगी दोबारा, रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन हमारे पास स्लो होती है। ठीक है, ये हमारे पास करवाते हैं पोटेशियम आइंस और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। अब इसकी एसेंस आपको समझ आती जाएगी मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, फेज 4 जो है, फेज 4 आपके पास है करेक्शन ऑफ आयनिक इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास करवा रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर फेंकता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और दूसरा हमारे पास है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये हमारे पास सारा कुछ करते हैं। अब फेज 0 जो थी हमारे पास, ये भी साथ जब सबका लिख लिया, ये हमारे पास सोडियम आयन करवा रहा होता है। ठीक है, और साथ में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इसको करा रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा था हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का एक्शन पोटेंशियल। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। इसकी अब समझ लगी आपको। अब देखो, अब ये अगर दोबारा करेगा ना, ये दोबारा करेगा अगेन, ये ऊपर जाएगा, हुआ डीपोलराइज, दोबारा आया डिप, प्लेट्यू फेज, रीपोलराइजेशन, और अगेन करेक्शन ऑफ आयनिक इम्बैलेंस। इसी तरह ही ये ऐसे हमारे पास मूव करता जाएगा, डीपोलराइजेशन, डिप, प्लेट्यू फेज, रीपोलराइजेशन और आयनिक इम्बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही आपने माइंड में बिठाना है इसको। समझ लगी है सबको, समझ लगी है ना, कि अभी भी नहीं लगी। जी। जी लगे, ये सर एक क्वेश्चन है बस। हाँ ये हाँ, जो फेस 1 में डिप हो रहा है, ये इनफ्लक्स हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, कैल्शियम का हो रहा है? यार ये मैं आपको बताया है कि ये क्लोराइड का या पोटेशियम का, ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्लोराइड का होता है या इफ्लक्स होता है पोटेशियम का। ये इसलिए दोनों लिख लेते हैं, या तो क्लोराइड का हो रहा था या हमारे पास पोटेशियम का हो रहा होता है। ठीक है, जी। अब आ जाओ यहाँ पे देखो। ऐसे नोट पे जो आपको चीज मैं समझा रहा था। ठीक है, अब देखो,
ऐसे नोड की हमारे पास डीपोलराइजेशन की जो फेज है वो है फेज जीरो। ठीक है, वो हमारे पास, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ जैसे उसको मैंने आपको बना के दिखाया। देखो, आपके पास हुई सबसे पहले डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फेज जीरो का। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे हुई क्या, रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब रीपोलराइजेशन यहाँ पे कौन सी थी, फेज थ्री की। अब यहाँ पे हमारे पास डिप और प्लेटी फेज खत्म हो गए ना। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं थे जी। ऐसे नोड में वो, यहाँ पे इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट आगे आई फेज थ्री। ठीक है, और साथ ही हमारे पास जो आयोनिक इम्बैलेंस का करेक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ऐसे, इस तरह ये फेज फोर है हमारे पास, करेक्शन ऑफ आयोनिक इम्बैलेंस की। इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करवाते हैं इसको कैल्शियम आयंस और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, अगली चीज हमारे पास हुई रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन आपको मैंने बताया हर जगह पे सेम होती है। कौन करवाते हैं हमारे पास, अब तो याद हो जाना चाहिए, पोटेशियम आयन कराता है रीपोलराइजेशन, और साथ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, ये हमारे पास करा रहे होते हैं रीपोलराइजेशन। लास्ट पे हमारे पास होता है करेक्शन ऑफ आयनिक इम्बैलेंस का। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे करवाते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अगर आप इसको बनाओ तो ये ऐसे बनेगा आगे, ऐसे नोड का इस तरह देखो। ये करेक्शन हुई, ये फेज फोर आ गया आपके पास। ठीक है, अगेन आपके पास हुई डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और करेक्शन हुआ। ठीक है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और करेक्शन हो गया, इस तरह चलेगी। ठीक है, सिर्फ एस नोड और एवी नोड में ये फर्क आता है कि यहाँ पे जो एवी नोड है ना, एवी नोड ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगी सामने। एवी नोड का आपके पास ग्राफ बनेगा वो ऐसे, ऐसे। ठीक है, वहां पे आपके पास करेक्शन इस तरह की हो रही है ना, ये आपके पास ऑटोमेटिक होने की वजह से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो करेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, अगेन इस तरह, ऐसे। ठीक है, ये आपके पास एवी नोड का ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या नहीं हो रहा था, डिप और प्लेट्यू फेस ये नहीं सामने आ रही थी, वो चीजें हमने बीच में से निकाल के यहाँ पे सारी चीजें लिख ली। ठीक है, लास्ट चीज सिर्फ आपको जो मैं बताने लगा हूँ वो जो जरूरी है, जिसके लिए हमने सारी तमहीद बांधी है। ठीक है, हमारे पास अभी मैं एंटीरिथमिक ड्रग को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, सिर्फ मैं उनके नाम बताऊं, वो उनकी क्लास बताऊंगा आपको, और ये बताऊंगा कि कौन सी ड्रग कौन से चैनल पे या कहाँ पे काम करती है। ठीक है, इसका निमोनिक भी है एक बड़ा अच्छा, वो भी आपको मैं साथ दिखाऊंगा। हमारे पास एंटी रिथमिक ड्रग्स होती हैं, लिख के दिखा देता हूँ, एंटी अरिथमिक्स ड्रग्स जो हैं जो अरिथमिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास है क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर और अदर्स। ये हमारे पास हैं सारी ड्रग्स। ठीक है, इसका ना यहाँ पे एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, वो ये है सम ब्लॉक पोटेशियम चैनल्स। इससे क्या मतलब हुआ, एस से सम, एस से सोडियम।
ठीक है, ब्लॉक बी से बीटा ब्लॉकर। ठीक है, पी से पोटेशियम, ये पोटेशियम ही आ गया। सी से चैनल सी से कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे जो इसकी एसेंस है वो क्या है। देखो हमारे पास क्लास वन एंटीरिज्मिक आपको मैंने बताया है, वो है सम के साथ सोडियम के साथ। यहाँ पे सोडियम कहाँ पे यूज हो रहा है, डीपोलराइजेशन की फेज में। यहाँ पे जो आपका एंटीरिथमिक ड्रग जो एक्ट करेगी वो है क्लास वन एंटी अरिथमिक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जहाँ पे सोडियम आयन है, वोल्टेज सोडियम चैनल है, जहाँ पे सोडियम का नाम आया वहां पे क्लास वन एंटी अरिथमिक काम करनी है। पल्ले से बांध लो अपनी ये बात, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारे पास पोटेशियम की बात आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे रिपोलराइजेशन कौन करा रहे हैं, पोटेशियम। मैं क्यों बार बार जोर लगा रहा था कि पोटेशियम हर जगह सेम रहता है। यहाँ पे आपके पास जो काम करेगी ड्रग वो करेगी क्लास थ्री एंटी अरिथमिक। ठीक है, इधर भी सेम क्लास थ्री काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे कैल्शियम। अब देखो कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम आपके पास सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास काम करेगी क्लास फोर एंटीरिथमिक। ठीक है, समझ लगी। बाकी आपके पास रह गए कौन से, एक तो रहेगी बीटा ब्लॉकर, ये तो वैसे ही अलहदा से बीटा ब्लॉकर हम देते हैं उसको। ठीक है, और जो आपके पास अदर्स मैंने लिखा ना, ये अदर्स, ठीक है, इसमें आपके पास आती है, एक आती है डाइजॉक्सिन, बाकी भी आती है, मैं सब नाम नहीं बताऊंगा अभी। डाइजॉक्सिन, ठीक है। ये जो डाइजॉक्सिन है ना, ये काम करती है आपके पास कोरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास काम करती है डाइजॉक्सिन, और यहाँ पे भी आपके पास काम करती है डाइजॉक्सिन। ठीक है, अब बताओ मुझे, अब समझ लगी आपको ड्रग्स की, के नहीं। निमोनिक के साथ समझ लगी है सबको। सम ब्लॉक पोटेशियम चैनल्स, सिर्फ इतना सा निमोनिक आपने याद रखना, पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। ये सिर्फ ये चार जो वर्ड्स है ना, ये आपको बताने के लिए मुझे पूरा टॉपिक समझाना पड़ा ऊपर वाला। वो आप ना समझे तो ये कभी भी समझ नहीं आना था। समझ आइए सबको। किसी को कोई क्वेश्चन जी है सर। आप मुझसे पूछे।